अगर एक दिन इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो क्या होगा? सिर्फ मिसाइल्स नहीं गिरेंगी, दुनिया की हवा, पानी, ज़मीन सब बदल जाएगी। लाखों लोग एक सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे और जो बचेंगे वो मरने की भीख मांगेंगे। पर क्या कोई बचाव है? और क्या कोई पहले ही न्यूक्लियर अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है? आज हम फैक्ट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि न्यूक्लियर वार का मतलब सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं, एक तबाही का चेन रिएक्शन है। और इससे बचना कैसे है ये भी समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया के पास अप्रोक्स 175 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और पाकिस्तान के पास अप्रोक्स 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। लेकिन फ़र्क सिर्फ क्वांटिटी का नहीं होता, क्वालिटी और डिलीवरी सिस्टम भी मैटर करते हैं। इंडिया के पास लॉन्ग रेंज अग्नि सीरीज मिसाइल्स हैं, जैसे अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज कवर करती हैं। साथ ही न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट जैसे मिराज 2000, सुकोई 30 MKI और राफेल हैं, और INS अरिहंत जैसे घातक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। और वही भिखारियों के देश पाकिस्तान के पास भीख में मांगी हुई शॉर्ट रेंज NSR मिसाइल, गौरी और शाहीन सीरीज मिसाइल है और F-16S जैसे एयरक्राफ्ट हैं। मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज के पास आपस में न्यूक्लियर अटैक और रिटेलिएशन करने की फुल कैपेबिलिटी है। जैसे ही एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरती है, उसी पल 0.01 सेकंड के अंदर एक ऐसी तेज रोशनी निकलती है कि अगर उसे आंखों से देख लिया तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। फिर सिर्फ 0.2 सेकंड में टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि हिरोशिमा से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। सोचो, इंसान तो दूर की बात है, मेटल तक पिघल जाता है। फिर एक सेकंड के अंदर शॉक वेव आती है, पूरे एरिया में हवा का एक ऐसा धमाका फैलता है कि बिल्डिंग गिर जाती है, लोग लिटरली हवा में उड़ जाते हैं। और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर 2 किलोमीटर रेडियस में सब कुछ या तो हवा हो चुका होता है या आग में जल रहा होता है। और ये सब सिर्फ 10 सेकंड में होता है, लेकिन असली बर्बादी इसके बाद शुरू होती है। ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं। ये हवा के ज़रिए 100-200 किलोमीटर तक फैल सकते हैं और ये आसमान से बरसकर ज़मीन पे गिरती हैं, जिसे कहते हैं ब्लैक रेन। इस फॉलआउट में होता है सीसियम 137, आयोडीन 131 और स्ट्रोंटियम 90, जो बॉडी के अंदर जाकर लोगों में कैंसर, लिवर डैमेज, बर्थ डिफेक्ट्स और ऑर्गन फेलियर जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। अगर आप 10 किलोमीटर के रेंज में हैं और शेल्टर नहीं मिला तो अगले कुछ घंटों में रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उल्टी, बुखार, स्किन से खून आना, बाल गिरना, डायरिया और कन्फ्यूजन होना। रेडिएशन धीरे धीरे कम होता है, लेकिन पहले 48 घंटे सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसीलिए लोग बंकर से अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छुपने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा काला धुआं एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये इतना ज़्यादा होगा कि सूरज की रोशनी भी कम हो जाएगी। इससे टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जो दुनिया भर में एक्सट्रीम कोल्ड क्रिएट करेगा। कोल्ड इतना बढ़ जाएगा कि फार्मिंग बिल्कुल रुक जाएगी और सब्जी अनाज उगना बंद हो जाएंगे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ग्लोबल फूड शॉर्टेज पर, जिससे भूखमरी का खतरा बढ़ जाएगा। लोगों को खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा और इस सिचुएशन में दंगे शुरू हो सकते हैं, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। अगर न्यूक्लियर वार होता है तो न सिर्फ एनवायरनमेंट बल्कि इकोनॉमी भी पूरी तरह कोलैप्स हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान इकोनॉमी दोनों बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है। सारे फाइनेंशियल सिस्टम बंद हो जाएंगे और बेसिक सर्विसेज जैसे बिजली, इंटरनेट, पेट्रोल पंप्स और बैंकिंग सब कुछ रुक जाएगा। इसका मतलब है कि डेली लाइफ का हर एस्पेक्ट इम्पैक्ट होगा और लोगों को बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। शहरों में लूट और सिविल अनरेस्ट शुरू हो सकते हैं। लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होंगे और ये सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कभी न्यूक्लियर अटैक होता है तो जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कुछ सिंपल चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो आप अपनी जान बचाने के काफ़ी चांसेस बढ़ा सकते हो। सबसे पहले जल्दी शेल्टर लेना ज़रूरी है। अगर आप ब्लास्ट के बाद ओपन एरिया में रहते हो तो रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए अपने आसपास कोई कंक्रीट की बिल्डिंग या बेसमेंट की तरफ भाग जाओ। मेट्रो स्टेशन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये सब प्लेसेस ब्लास्ट के बाद प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। सेकेंड, जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो एक वाइट फ्लैश होती है जो बहुत डेंजरस हो सकती है। ये फ्लैश आंखों को परमानेंटली अंधा कर सकती है, इसलिए अपने चेहरे को ज़मीन की तरफ करके आंखें बंद कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी आंखों को बचा सकता है। अगर आप ब्लास्ट जोन के पास थे तो आपको अपने आप को क्लीन करना ज़रूरी है। इसका मतलब है अपने कपड़े उतार के अच्छे से नहा लेना और क्लीन कपड़े पहनना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेडिएशन पार्टिकल्स आपके कपड़ों पे लगते हैं और अगर उन्हें तुरंत हटा दिया जाए तो आप अपनी बॉडी को उनसे सेफ रख सकते हो। फूड और वाटर भी आपको पहले से रेडी रखना चाहिए। न्यूक्लियर अटैक के बाद हर फैमिली के पास कम से कम 3 से 7 दिन का खाना, पानी और मेडिसिन होनी चाहिए। ये रेडी टू ईट फूड, वाटर बॉटल, बैंडेड और बेसिक फीवर मेडिसिन हो सकती है जो आपको अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरत पड़ेगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। न्यूक्लियर अटैक के बाद
फ़ोन नेटवर्क्स फेल हो जाते हैं। इसलिए एफएम रेडियो और पावर बैंक्स जैसे छोटी चीज़ें आपके लिए लाइफ सेवर बन सकती हैं। रेडियो से आपको सरकारी अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे। लास्टली, मास्क पहनना ज़रूरी है। रेडिएशन डस्ट हवा में रहती है और ये आपके लंग्स में चली जाती है, इसलिए N95 मास्क या कोई सील्ड क्लॉथ मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्क नहीं पहनते तो आपको कैंसर या लंग फेलियर हो सकते हैं। ये सब स्टेप सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप अपने सर्वाइवल चांसेस को काफ़ी बढ़ा सकते हो। आज के मौजूदा हालात में एक सवाल ज़रूर सबके दिमाग में रहता है कि क्या इंडिया या पाकिस्तान पहले से एक दूसरे के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट सर्विलियंस की। इंडिया के पास रो, DRDO और इसरो जैसे पावरफुल एजेंसीज है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर कांस्टेंट नज़र रखती है। सैटेलाइट इमेजरी से मिसाइल्स और न्यूक्लियर साइट्स ट्रैक की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने कई न्यूक्लियर मिसाइल ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखे हैं जो मूव करते रहते हैं, जैसे ट्रक्स, ट्रेन्स या फिर अंडरग्राउंड बंकर्स। इन्हें एग्जैक्ट लोकेशन के साथ पकड़ना मुश्किल होता है। मतलब सब कुछ दिख भी रहा हो तो भी सबको समझ पाना मुश्किल है। अब बात करते हैं प्री एम्पेटिव स्ट्राइक की, यानी पहला वार। इंडिया के पास ब्रह्मोस जैसे सुपरफास्ट मिसाइल हैं, राफेल और मिराज जैसे जेट्स हैं जो पिन पॉइंट स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब टारगेट की लोकेशन 100% कंफर्म हो। और ऐसी स्ट्राइक लेना सिर्फ मिलिट्री नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन भी होता है। गलत टारगेट पे वार हुआ तो इंटरनेशनल बैकलेस के साथ साथ रिटेलिएशन भी तय है, इसलिए ये ऑप्शन काफ़ी रिस्की होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान ने इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक कर भी दिया तो हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो अपने रडार से पता लगा लेगा कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स भारत की तरफ आ रहा है, और जैसे ही वो बॉर्डर से 400 किलोमीटर की दूरी पर होगा, S-400 उसे बॉर्डर पार करने से पहले ही मार गिराएगा। और वही पाकिस्तानियों के पास मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम था जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ड्रोन्स और मिसाइल्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इंडिया का डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक साथ मल्टीपल मिसाइल्स फायर किए जिसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं, तो उनमें से कुछ मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम से बच निकल सकते हैं और वो सिटीज़ तक पहुंच जाएंगे। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम एक शील्ड जैसा काम करते हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं दे सकते। और इसी अनसर्टिनिटी की वजह से डिटरेंस यानी न्यूक्लियर जवाब देने की ताकत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और यही इंडिया की रियल ताकत है। न्यूक्लियर ट्रायड यानी लैंड, एयर और सी, तीनों जगह से इंडियन न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अगर पाकिस्तान पहला बार करे भी तो भी इंडिया का जवाब इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, लेकिन बर्बादी का असर पूरी दुनिया में होगा। इसलिए न्यूक्लियर वार में जीत किसी की भी नहीं होती, और इसी सोच के साथ दुनिया अभी तक बची हुई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।